हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है FRBM एक्ट 2003, जिसे हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड करती है, राइट। और इसी बेसिस पे FRBM एक्ट आया था। ओके, लाइक उसमें देखो कुछ चीज़ों को शो करना रहता है। FRBM एक्ट के थ्रू कुछ चीज़ों को शो करना पड़ता है कि कहाँ पे टैक्सेस जा रहा है, लाइक मीडियम टर्म जो फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है ना, और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ओके, तो ये चारों चीजें शो करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, है ना। एंड इसके साथ साथ देखो NK सिंह कमेटी आई थी। ओके, इन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, जिसमें से एक सजेशन था कि FRBM एक्ट को ना रिप्लेस कर दीजिए डेब्ट मैनेजमेंट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल से। ओके, 2017 में। और इसके साथ साथ ना GDP रेशियो इन्होंने बोला था 2022 से 23 तक है ना होना जाना चाहिए, शुड बी 38%, 38.7% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 20% स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो जाना चाहिए। ओके, GDP रेशियो। इसके साथ साथ फिजिकल डेफिशिएट टारगेट भी बोला गया था कि 2.5% होना चाहिए, मतलब जो GDP। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक। ओके, तो ये टारगेट इस तरीके से स्विच किए गए थे। एंड एस्केप कॉज, देखो एस्केप कॉज जैसे आप जानते हैं, एस्केप इट मीन्स कि कुछ चीजों को है ना बढ़ा देना या आगे बढ़ा देना। ओके, लाइक अंडर द सेक्शन 4 क्लॉज 2। तो देखो इसमें क्या बोला गया था कि जो सेंटर है ना कैन एग्जिट एनुअल फिजिकल डेफिशिएट टारगेट साइटिंग सर्टेन ग्राउंड्स। इट मीन्स कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एक्सीड कर सकते हैं, मतलब अपने जो फिजिकल डेफिशिएट है ना उसको एक्सीड कर सकते हैं, है ना, उनके टारगेट्स को। लाइक जैसे कोरोना आ गया तो वो उस तरीके से गोल्स जो अचीव करने थे, टारगेट अचीव करने थे, वो नहीं हुए। ओके, तो क्या होता है कि थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं अपनी फाइनेंशियल ईयर, जो जैसे 2019 तक था वो 2020 हो जाएगा, 2023 हो जाएगा, 2022 ऐसा हो सकता है। ओके, ऑन द ग्राउंड इंक्लूड नेशनल सिक्योरिटी हुआ, वॉर हुआ, नेशनल कालमिटी हो गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसमें बढ़ा सकते हैं। ओके, टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद देखो गवर्नमेंट है ना कैसे कवर अप करती है अपने डेफिशिएट को। तो देखो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बोरो है, डेट मीन्स एक तो आइदर इट बोरो, इट मीन्स इंटरनली बोरो कर सकती है, एक्सटर्नली बोरो कर सकती है। ओके, एक होता है MOD, इट मीन्स मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिशिएट। देखो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिशिएट को पढ़ना इसलिए जरूरी है, जैसे अगर गवर्नमेंट है ना उसके पास पैसा, उसे पैसा चाहिए तो वो किससे मांगेगी? RBI से, है ना। RBI से रुपए मांग रही है। ओके, तो मोनेटाइजेशन का ऑफ डेफिशिएट का क्या मतलब निकला यहाँ पे? तो वो RBI क्या करेगी, इनसे कुछ शेयर्स, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो लेगी। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो लेगी और तब जाके इनको पेमेंट दिया जाएगा, है ना। तो ये MOD हो गया। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे डायरेक्ट बोले तो जैसे गवर्नमेंट के जो CG है, जो कोई भी कैंडिडेट, मतलब कोई भी बॉन्ड्स वगैरह हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो क्या होगा, प्राइमरी मार्केट्स में जाएगी। इट मीन्स कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्राइमरी मार्केट में अपने बॉन्ड्स वगैरह डालेंगे और उसके बाद RBI परचेज कर लेगी। ओके, और इनके रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा केस अलग है इनडायरेक्ट में। इट मीन्स कि देखो ये क्या करेंगे कि प्राइमरी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना क्या करेगा कि RBI को देगी और RBI क्या करेगा कि सेंट्रल मार्केट में डाल देगा। ओके, बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे अब देखो इसमें क्या हुआ था कि डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट पे और इसके बाद RBI ने खरीद लिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि RBI को दिया और RBI ने सेकेंडरी मार्केट में डाल दिया बॉन्ड्स को। ओके, देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इनका मतलब ये था RBI का कि रुपए क्या है कि ना, जैसे बेसिकली इन्होंने इनको रुपए दिए 1800 करोड़। ओके, अब मार्केट में तो उतना ही पैसा है, मार्केट में उतना ही पैसा है ना, तो क्या किया कि इन्होंने RBI से रुपए लिए। ओके, और अब ये क्या मतलब मार्केट में खर्च करेंगे, राइट। तो मार्केट में खर्च करेंगे तो ज्यादा पैसा हो जाएगा मार्केट में, तो इन्होंने क्या किया, RBI ने इनको रुपए दे दिया, उसके बाद बॉन्ड से ले लिया। अब बॉन्ड्स को यहाँ पे रिलीज करिया तो इस मार्केट में से भी जितना पैसा था, जो 1800 करोड़ लाइक जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड थी, तो मार्केट से खींच लिया था। ओके, ले लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पे खर्च कर रही है। तो मतलब ये कि एक तरीके से रुपए का है ना बैलेंस बनाए रखा है RBI ने। ओके, और डिसएडवांटेज क्या है MOD का? देखो बेसिकली डिसएडवांटेज ये है कि ये इन्फ्लेशन को लीड करता है। ओके, कि पैसा एकदम से ज्यादा आ जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे RBI भी रुपए बना रही है, ऑलरेडी मार्केट में जितना पैसा है वो है ही है। ओके, तो गवर्नमेंट ने भी रुपए ले लिए,
तो ये सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद ये पॉपुलिस्ट मेजर्स को प्रमोट करती है। डेट मीन्स कि अब गवर्नमेंट के पास रुपए आ गया तो वो अब जो मेजर फ्री की रेबड़ी जिसे आप जानते होगे, ओके, फ्रीबीज, वो देने लगते हैं, ओके। और फिर उसके बाद इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेंटर होता है ना, डेट मीन्स कि इन्वेस्टर, ओके। तो उस पर क्या होता है कि एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो सोचेगा कि यहाँ पे तो ऐसी सारी चीज़ चल रही, तो मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ, राइट। उसके साथ साथ फिजिकल स्लीपेज का भी एक अंतर पड़ता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे ना, अब इतना मार्केट में इतना पैसा था, अब यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, ओके। तो ये फिजिकल स्लीपेज वाला सिस्टम हो गया कि मतलब इतना ज़्यादा पेमेंट आने लग गया, ओके। अब और उसके साथ साथ जो रिड्यूस इंसेंटिव फॉर इनएफिशिएंट स्पेंडिंग, डेट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो अंधाधुंध पेमेंट करने लगती है, ओके। डेट मीन्स कि यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीबीज बांट रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं ट्विंस डेफिशिएट्स के रिलेटेड। ट्विन डेफिशिएट क्या होता है उसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, बेसिकली आपने फिजिकल डेफिशिएट समझा। फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है? पेमेंट वगैरह जो गवर्नमेंट यूज करती है, ओके। उसके बाद पेमेंट वगैरह जैसे एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिशिएट में हमने पढ़ा था टोटल जो एक्सपेंडिचर किया गवर्नमेंट ने माइनस टोटल जो रिसीप्ट आया, जो टोटल इनकम हुई, और उसके बाद जो माइनस में पेमेंट आया ना, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिशिएट। इसके साथ साथ हम करेंट अकाउंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। करेंट अकाउंट मतलब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेड अकाउंट, जिसमें हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो ये वो हमारा हो गया ट्विन डेफिशिएट, ओके। इसके बाद देखो फिजिकल कंसोलिडेशन आता है। अब देखो इतना सारा पेमेंट आ गया और इतना हम घाटे में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अब बनाई गई हैं कि मतलब इस कंसोलिडेट कर सकें, मतलब इसका रिजोल्यूशन निकाल सकें, इसको निकाल सकें हम बाहर, है ना, इतना डेफिशिएट में जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन आया। विजय केलकर कमेटी, उन्होंने प्रेजेंट किया रोड मैप, ओके, फिजिकल कंसोलिडेशन का, ओके। जिससे क्या होता है कि स्टेप टेकन फॉर द फिजिकल कंसोलिडेशन, जिससे वो डेफिशिएट से निकल सकें बाहर। जैसे FRBM एक्ट आया 2003 में। उसके बाद DBT, ओके। उसके बाद इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन बाय बेटर कंप्लायंस मैकेनिज्म, ओके। जैसे डेट मीन्स कि देखो बेसिकली क्या है कि अभी तक सब लोग चोरी करते थे टैक्स वगैरह की, है ना। तो अब मैकेनिज्म इतना अच्छा आ गया कि अब बहुत कम लोग ऐसा होते हैं कि कर पाते हैं, ओके। एंड इंक्रीजिंग टैक्स बेस एंड टैक्स GDP रेशियो ऑफ कंट्री, ओके। टैक्स GDP रेशियोज के बारे में भी बात करेंगे अभी, है ना। नाउ अब हमने देखा इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो फिर सरप्लस में आएंगे। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिशिएट में आएंगे, ओके। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इट मीन्स देखो कैपिटल रिसिप्ट हमने पढ़ा, ओके। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जिसमें हमारा जो बैलेंस शीट होती है उसमें चेंजेस आना या उसमें इम्पैक्ट पड़ना और रुपए आना अपने पास, ओके। उसमें रिसिप्ट मतलब रुपए का इनफ्लो होना अपने पास, ओके। कैपिटल मीन्स कैपिटल वहां पे लगेगा अगर हमारा एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ रही है तो, ओके। घट रही है, बढ़ रही है, जो भी हो रही है, ओके। नाउ डेप्ट क्रिएटिंग, अब जहाँ पे डेप्ट से आपको मालूम पड़ रहा है उधारी, ओके। तो सच रिसीप्ट विच क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, डेट मीन्स कि अब इंडिया की गवर्नमेंट है, वहाँ पे लायबिलिटी ले ली, एसेट्स ले ली, ओके। अब लायबिलिटी, एसेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ओके। तो उसको आप सबसे पहले देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमने यूएसए से रुपए मंगाए, ओके। और यहाँ पे हमने 200 करोड़ लिए, तो 200 करोड़ अब हमारी जिम्मेदारी होगी ना, लायबिलिटी, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें उनको चुकाना भी तो पड़ेगा, राइट। तो ये हमारी 200 करोड़ लायबिलिटी होगी। तो ये होता है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और इफ इट इज लायबिलिटी देन गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक, ओके। तो मतलब गवर्नमेंट को वापस लौटाना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ रिसिप्ट दैट गवर्नमेंट गेट इज डेप्ट क्रिएट, ओके। एंड गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम इंटरनल बोरो एंड एक्सटर्नल बोरो, इट मीन्स कि गवर्नमेंट चाहे तो इंटरनल बोरो कर सकता है और एक्सटर्नल बोरो कर सकता है। ECB का कॉन्सेप्ट भी आता है, ओके, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, ओके। तो डेट मीन्स कि उसमें रुपए वगैरह हम बाहर से मांग सकते हैं। और 90%, 93% है ना, अगर हम देखें बेसिकली, तो 93-92% इंटरनल बोरो होता है इंडिया का। और इससे क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत हो सकती है? क्योंकि इसके थ्रू ना क्राउड आउट इफेक्ट आता है। क्राउड आउट इफेक्ट होता क्या है? क्राउड आउट इफेक्ट वो होता है जैसे बैंक है, उसके पास सिर्फ 100 रुपये हैं, ओके। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे बिजनेस हाउस है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ओके, या कोई भी पर्सन है, ओके। अब यहाँ पे 3 लोगों को ज़रूरत है, गवर्नमेंट को 75% ज़रूरत है, ओके।
और भी लोगों को भी ज़रूरत है। तो कायदा क्या है कि अगर देखो कायदे से अगर देखा जाए तो बैंक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया 75% पहले ही ले लिया, बाकी का बच्चे 25%, उसमें बैंक ने क्या बोला कि हम ये उनको देंगे जिस जो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देगा। ओके, अब बिजनेस हाउस इंटरेस्ट ज़्यादा दे सकता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, राइट। तो इन्होंने अब बोला कि क्या कहते हैं, अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया और ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारी चीज़ें हो गई तो देखो बेसिकली हमारा क्या हुआ कि ये ना जो इंटरनल बोरोइंग है ना, जैसे क्राउड आउट इफेक्ट, उसके बाद हम देखें गवर्नमेंट, तो आपने जैसे ये चीजें देख ली कि क्राउड क्राउड मतलब एक भीड़ भाड़ टाइप, ओके, आउट इफेक्ट, तो हमने ये सारी चीजें देखा। और बेसिकली एक्सटर्नल डेप्ट के बारे में अगर हम देखें तो जैसे एक्सटर्नल डेप्ट इट मीन्स बाहर की कंट्री या बाहर से रुपए लेना, सॉवरेन डेप्ट और नॉन सॉवरेन डेप्ट। देखो सॉवरेन डेप्ट वो होता है गवर्नमेंट टेक, ओके, गवर्नमेंट लेती है। नॉन सॉवरेन वो होता है नॉन गवर्नमेंट टेक। नाउ एक्सटर्नल डेप्थ के बारे में अगर हम देखें तो देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है यहाँ पे। एडवांटेज क्या है, लो इंटरेस्ट रेट रहता है यहाँ पे, ओके। एडवांटेज यहाँ पे ये आ गया, एक्सटर्नल डेप्थ अगर हम यूएसए वगैरह कहीं से लेते हैं, आईएमएफ वगैरह से उठाते हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। उसके बाद कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं आता निकल के, और है ना हमारी कंट्रीज में जो लोग हैं जिनको लोन की ज़रूरत है वो इजीली ले सकते हैं। पर यहाँ पे देखो मोर रेवेन्यू, मतलब काफ़ी जगह ज़्यादा लोगों से हम रुपए ले सकते हैं, ओके, मतलब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। पर यहाँ पे एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाता है। कैसे, जैसे मैंने $1 मैंने मांगा, ठीक है, जब मैं यूएसए जा रहा था तो मैंने $10 लिए थे और उस टाइम प्राइस थी ₹60, ओके। तो मैंने एक फ्रेंड से उधार मांग ली। अब मैंने एक महीने बाद मैंने क्या किया कि मुझे अब उसको लौटाने भी तो है, तो उसमें क्या हुआ, अब हमने देखी, अब मुझे इंडियन रुपीस में बाई करना पड़ेगा। तो उस टाइम था 60 रुपए, तो 60 रुपए में उसने मुझे दे दिए थे, मतलब $10 दे दिए थे। तो ये 60 रुपए था, 600 रुपए मेरे निकल के आए थे, 600 रुपए मैंने खर्च कर दिए। अब मुझे वापस लौटाना है, तो अब मुझे 700 रुपए चाहिए होंगे, तब जाके मैं $10 ले पाऊंगा और उसको वापस रिटर्न कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रिस्क हो गया, और कैन लीड फिजिकल स्लिपेज, ओके। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो देखो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट है ना कभी भी एक्सटर्नल लोन नहीं ले सकता बाहर से, ओके। तो इसमें हमने देखा ये जो हमारा FRBM, ओके, और इसके साथ साथ हमने जो अपने जो डेप्थ बारे में पढ़ा था, ओके, ECP। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करने के बाद आएगी, ओके। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।